देखिए बच्चों, मुंबई का मौसम इस समय बहुत अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि चारों ओर आपको हरियाली नजर आ रही है। और चारों तरफ जब हरियाली नजर आती है तो मौसम बहुत अच्छा सा लगता है, और और गर्मी भी नहीं लग रही है। तो ये मौसम सभी को बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये मौसम क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि चारों ओर हरियाली है, बारिश है, ठंड का मौसम ऐसा हमको एहसास होता है। तो ये सब किस कारण होता है? बारिश के पानी के कारण। ठीक है। और अब आपको कितना होगा कि पानी के कारण ही ये सब हरियाली है, छाई हुई है। और आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर 71% पानी और 29% भूमि है। ठीक है। लेकिन उसमें से 3% पानी ही पीने के योग्य है। तो जो पानी पीने के योग्य है वो हमको वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि हम वर्षा का पानी कहाँ से प्राप्त करते होंगे? तो ये वर्षा का पानी हमारी धरती से ही हमको एक रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि और यही वर्षा का जो पानी हमको प्राप्त होता है इसे ही हम भौगोलिक भाषा में वृष्टि कहते हैं। ठीक है। तो वृष्टि हम भौगोलिक भाषा में कहते हैं और वर्षा हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी में हम आगे ही अपना जो लेसन है, 5वां लेसन है, वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो बादलों का रूप है, बादलों का जो रूप है यहाँ पर देखो, ठंड के मौसम में ओस के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है। और यही रूप जो है आगे जब बढ़ते जाता है तो बारिश का रूप कई जगहों पे हमको बर्फ के रूप में, ठीक है, ये भुरभुरी बर्फ के रूप में दिखाई देता है। कुछ स्थानों पे ये कड़क पत्थर के रूप में, ओले के रूप में दिखाई देता है। और ये देखो ओस की बूंदे, यहाँ पर घना कोहरा सा छाया हुआ है। ठीक है। तो ये शीत के मौसम का ये दो चित्र आपको दिख रहा है। और ये जो वृष्टि की अलग अलग दो रूप हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये वृष्टि के ही है। जो छोटे छोटे जो कण है ना पानी के बौछारों के, ठंड प्रदेश में ये बर्फ का रूप ले लेते हैं, हिम का रूप लेते हैं, और कुछ जगहों पर ये कड़क ठोस रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अभी देखेंगे हम कि वृष्टि जो है पानी हमें मुख्यतः जो वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। तो ये पानी हमें जो वाष्प रूप से है, तो पानी का जो धूप लगने से, सूर्य की किरणों से पानी गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ये वाष्प युक्त हो जाता है। देखो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें हल्की हल्की गर्माहट सी महसूस होती है ना, तो उसी तरह सूर्य की किरणों के द्वारा ये पानी भी जो धरती पर है वो भी वाष्प युक्त होते हैं, और उनमें वाष्प उत्पन्न होती है। और जब वाष्प उत्पन्न होती है तो वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो हवा के साथ ऊंचाई पर जाने लगती है, और जैसे जैसे हवा का तापमान कम होते जाता है वो ऊंचाई पर जाने लगती है। तापमान मतलब गर्मी। और इस तरह हवा में स्थित वाष्प का सघनी पवन हो जाता है। सघनी पवन होने का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वो, और उस कारण तैयार हुए जल कण और हवा में स्थित जो धूल होती है इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, और बादलों में स्थित जलकण आकर मोटे होने लगते हैं। मतलब वो बादलों का रूप ले लेते हैं, और जब जलकण को मोटे रूप में आ जाते हैं तो हवा में तैरने लगते हैं। जब हवा में तैरते हैं तो जलकणों के रूप में, वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। वृष्टि अर्थात बारिश। ठीक है बच्चा। तो आपको अभी समझ में आ गया कि बारिश किस तरह से होती है। पानी का वाष्पीकरण होता है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, उनका सघनी भवन होता है, बादलों में जो धूल इकट्ठा होती है वो, और जो वो हमारा वाष्पीकरण है वो दोनों मिलकर बादलों का रूप लेते हैं, और वो जलकण में हवा में तैरते तैरते नीचे की तरफ गिरते हैं। तो वही जलकणों का जो रूप है हमारा वृष्टि हो जाता है। ठीक है। वर्षा के जो है उसके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चा। हाँ, अभी तो हम तो बारिश देख रहे हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता ये कौन सी बारिश है। खाली हमको एक बात समझ में आ जाती है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के भी प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों की बारिश होती है। ठीक है। तो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की बारिश होती है। ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे, पहला आरोही, और उसे हम अभिसरण वर्षा भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिरोधी वर्षा। तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चक्रवातीय या अभिसरण वर्षा का। आप देखिए चित्र, देखिए बच्चा, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको, यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे हमारी मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे बसी हुई, ठीक है। पहला हम उदाहरण अपनी मुंबई की तरफ से लेते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे है, ये समुद्र का पानी है, ये सूर्य है, सूर्य की किरणों से ठीक पानी पे पड़ता है और इनका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होते ही ये जो है तापमान ऊपर की तरफ वाष्पीकरण होकर बादलों का रूप धारण करता है। और यहाँ पर जो बादल हैं आपस में जल कणों के रूप में होते हैं, उनपे मिल जाते हैं। जो हवा में कण धूलीकरण होते हैं वो और वाष्पीकरण दोनों मिलकर ये बादलों का रूप लेकर जलगण के रूप में यहाँ पर बारिश करते हैं। तो आपको ये भूमि की बारिश दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कौन सी चीज है? ये आरोही वर्षा है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको चित्र के द्वारा दिखाया, ठीक है बच्चा। अधिकतर आरोही वर्षा जो है वो पानी के वाष्पीकरण से होता है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चा कि यहाँ पर विश्ववित्र जो रेखा है वो हमारी पृथ्वी के एकदम बीचों बीच की रेखा है, एकदम सूर्य के सामने वाली रेखा होती है। तो विश्ववित्तीय प्रदेश मतलब विश्ववित्र के पास जो प्रदेश आते हैं उसमें सूर्य की ऊष्मा मतलब सूर्य की गर्मी बहुत अधिक होती है। तो जो सूर्य के सामने होगा वो चीज अधिक गर्म होगा, तो भूपटल पर तापमान बढ़ते ही जाता है, ठीक है। भूपटल पर तापमान बढ़ता है और उसके समीप वाली जो हवा होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। हवा गर्म होने के कारण कैसा होता है कि उनका जो प्रसरण है मतलब जो फैलना है वो ऊंचाई पर, हवा जो फैलती हुई ऊंचाई पर जाती है। और ऐसा होता है कि वहां ऊंचाई पर जाने लगती है और जितनी ऊंचाई पर वो जाती है, ऊंचाई पर जाने पर हवा ठंडी हो जाती है और ठंड होकर वहां पर वो वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है उसकी, मतलब वाष्पीकरण वहां ऊपर कम हो जाता है क्योंकि ऊपर तो ठंड है। इसलिए हवा में स्थित जो वाष्प रहती है उसका क्या होता है? सघनीभवन हो जाता है। सघनीभवन मतलब एक साथ हो जाते हैं और जलकण तैयार हो जाते हैं। जलकण जब तैयार होते हैं तो उससे वर्षा होती है। मतलब विश्ववित्र के जो सामने वाला जो प्रदेश होते हैं, जो देश होते हैं, वहां पर तापमान अधिक होता है। अधिक होने के कारण वाष्पीकरण भी अधिक होता है और वाष्पीकरण जब अधिक होता है तो वाप ऊपर जाती है। ऊपर जाने पर वो सघनीभवन होकर जलकण का रूप लेकर बारिश करती है, ठीक है बच्चा। इतना समझे अभी? तो आगे देखिए आप, विश्ववित्तीय प्रदेशों में कैसा होता है कि विश्ववित्तीय प्रदेशों में सामान्यतः प्रतिदिन मतलब हर रोज, लगभग, सामान्यतः मतलब लगभग हर रोज दोपहर के बाद होती है बारिश, ठीक है। दोपहर के बाद होने का आप कहेंगे कि दोपहर के बाद क्यों ऐसे होती है बारिश? क्योंकि वहां जब तक सूर्य सुबह निकलता है तो गर्म होता है और वो वाष्पीकरण होने लगता है जैसे ही बादल वो ऊपर जाते हैं, और इसीलिए वो जलकण का रूप लेकर बारिश होती है। तो जलकण का रूप लेकर जब बारिश होती है तो उस समय क्या होता है, ऐसी जगह पर वर्षा के समय जलकण आपस में टकराते हैं, बादल आपस में टकराते हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो वहां पर बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट बहुत तेज गति से सुनाई देती है। जैसे हम अभी यहाँ मुंबई में आप बारिश देखते होंगे तो हम आपको हमेशा बारिश दिखाई देती, लेकिन हर वक्त वहां पर बिजलियों की कड़कड़ाहट या बादलों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती है आपको। लेकिन सामान्यतः विश्वविद्यालय के जो पास रहते हैं प्रदेश हैं, वहां प्रतिदिन बारिश दोपहर के बाद होती है। और दोपहर के बाद होने पर यह है कि बिजलियों की कड़कड़ाहट मतलब वहां इतना सघनीभवन हो जाता है वाष्पों का कि बादल के जो धूलीकरण है उनका आपस में टकराने लगते हैं और गरज के साथ, इसीलिए वहां पर प्रतिदिन बारिश होती है दोपहर के बाद। अफ्रीका का, इसका उदाहरण जो है अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी का कछार, ये विश्ववित्तीय जो भाग हैं उनके उनके पास दिखाई देते हैं और ये आरोही वर्षा का एक प्रकार है। इस प्रकार वर्षा का जो प्रदेश होता है वो पृथ्वी पर बहुत कम है, सीमित है। मतलब जहां पर आरोही वर्षा होती है वो पृथ्वी पर बहुत ही सीमित तरीके से है, ठीक है बच्चा। तो ये आपको एक पहला प्रकार हमने आपको समझाया। ये विश्ववित्तीय प्रदेशों के आसपास आरोही वर्षा होती है और यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सीमित है। सीमित कहने का अर्थ है कि कम जगहों पर होती है।
आकृति में भी आपको अच्छी तरह भी समझ गया होगा कि किस तरह होता है कि पानी के द्वारा यहाँ पर वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल का सघनीभवन हुआ, बादल आपस में टकराए, बिजलियों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ये जोरदार बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चा, चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रतिरोधी वर्षा। प्रतिरोधी वर्षा पर जानने से पहले हम उसकी आकृति समझ लें बच्चा। अभी आपके सामने एक आकृति आ गई है बच्चे, देखो ध्यान से। आपको सबसे पहले एक ब्राउन कलर का पहाड़, भूरा रंग का पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर बादलों जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सागर और महासागर हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि 71% पानी है, ठीक है। तो 71% जो पानी पृथ्वी के आसपास है, जो महासागर के आसपास है, तो वहां पर यहाँ देखिए पानी की गर्माहट से वाष्पीकरण तेज गति से होता है। वाष्पीकरण जब तेज गति से होता है तो हवा की ओर रुख करते हुए वो ऊपर बादलों के रूप में जाते हैं, वहां पर वो इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो घूमते हैं बादल, और यहाँ बादल घूमते रहते हैं, और इस तरह यहाँ पर ही जो तेज हवाओं को पहाड़ के कारण रोक दिया जाता है। अब पहाड़ के कारण, जब ये पहाड़ों के कारण ये तेज हवाओं को रोक दिया गया है, तो बादल और सघनीभवनों के ऊपर जाते हैं और यही बरसने लगते हैं। तो ऐसा और बहुत अधिक बारिश हो जाती है। बहुत अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ हरियाली, वन वगैरह पाए जाते हैं। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हवा की तरह जो बादल यहाँ पर उड़ रहे हैं, तो ये कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बारिश तो यहाँ ही बरस चुकी है। तो बादल के जो कण बचे वो इस तरफ गए, अब इस तरफ जाते जाते ये कम अवस्था में आ जाते हैं, और कम अवस्था में आते हैं तो यहाँ पर बारिश कम होती है। और इसी तरफ पहाड़ की एक तरफ आपको हरियाली दिखाई देती है, पहाड़ की दूसरी तरफ आपको कम कम पानी वाला जगह है, कम बारिश वाली जगह है, तो यहाँ पर आपको सूखे पर जगह दिखाई देती है, बंजर भूमि दिखाई देती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हरियाली उतनी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की जो गति है यहाँ कम हो जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छा उदाहरण हमको हमारा हिमालय से मिलता है। यहाँ पर भारत में जो ठंड हवा आती है, ध्रुवीय तरीकों से तो जो ठंड हवा आती है उसको हिमालय रोक देते हैं, ठीक है। इसीलिए भारत में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, और वो बादल वहीं पर हिमालय के पास ही बरस जाते हैं, ठीक है। और वो बादल के बरसने से हमको पानी भी मिलता है। तो इसीलिए हिमालय के पास 12मासी नदियां भी पाई जाती हैं इन्हीं बारिशों के कारण। अभी हम अपने वर्षा के दूसरे रूप के पास आते हैं बच्चा, प्रतिरोधी वर्षा। जो दूसरा रूप है प्रतिरोधी वर्षा, समुद्र अथवा विशाल सागर से आने वाले पवन वाष्प युक्त होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था समुद्र का चित्र, जो महासागर और समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती है, पवन होती हैं, वाष्प युक्त होती है। उनके मार्ग में आने वाले, मतलब जब हवा बहती है तो उनके सामने जो पर्वत आते हैं, पर्वत श्रृंखला आती है, पर्वत श्रृंखला माने बहुत सारे पर्वत, तो हवाएं रुक रुक कर आती है। जब हवा रुक रुक कर आती है तो ऊंचाई की ओर वो ऊर्ध्व दिशा में जाने लगते हैं, मतलब ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और पवनों का तापमान कम होता जाता है। और इसमें रहता है कि जो पवन हवा है वो कप नामपान में हो जाती है, और वो वाष्प घनीभवन होकर वर्षा का रूप ले लेती है। और जिस तरह तापमान ऊपर कम होते जाएगा और वाष्प घनीभवन होगा और वर्षा होने लगती है। इस तरह अब आपको प्रतिरोधी वर्षा का आया समझ में आया बच्चा, क्योंकि वो पर्वत श्रृंखलाओं के रोकने के कारण वाष्पकरण है उसका घनीभवन होता है, और वो वहीं पर बादलों का रूप लेके बरसने लगते हैं। पर्वत श्रृंखला के रुकावटों के कारण प्रतिरोध वर्षा का प्रकार होता है। ये सबको समझ में आ गया बच्चा, क्योंकि प्रतिरोधी वर्षा कैसी है कि उनको कोई रोकता है। कौन रोकता है? पर्वत श्रृंखला रोकती है, ठीक है। और पर्वत के पवन की भाग अधिक प्रमाण में वर्षा होती है, क्योंकि जो भी हवा है वो आगे जाने देते ही नहीं है, जो पर्वत है वो आगे उनको नहीं जाने देते हैं। तो पर्वत जो है, पर्वत के आसपास में अधिक प्रमाण में वर्षा होती है, मतलब जो पहाड़ होते हैं
बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। और पर्वत लांघने पर, पर्वत लांघना मतलब पर्वत क्रॉस जब कर लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं, तो वाष्प की मात्रा कम हो जाती है और उसी प्रकार वाष्प की धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और पवन इसके विपरीत की दिशा में वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है। तो जब एक तरफ वर्षा अधिक हो गई है तो जब वो आगे की तरफ जाएगी तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, जब उसकी क्षमता कम हो जाती है तो वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है। उस कारण यह प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वृष्टि छाया मतलब कि जहां पर खाली बारिश की छाया जैसी पड़ती, छाया मतलब परछाई सी, परछाई मतलब हल्की बारिश होकर वो आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो प्रतिरोधी वर्षा का एक प्रकार है। ठीक है बच्चा, तो अभी आपको पता चल गया हमारे भारत में कौन सी वर्षा होती है, प्रतिरोधी वर्षा होती है। चलिए आगे की तरफ हम देखेंगे। देखिए ये वृष्टि छाया, ये हमारे महाराष्ट्र का चित्र है। ठीक है बच्चा, अभी हमारा जो मुंबई है कहाँ बसा हुआ है, अरब समुद्र के पास बसा हुआ है। ठीक है, समुद्र में जो वाष्पीकरण होता है वो अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये समुद्र के पास जो सूर्य की किरणों के कारण वाष्पीकरण हो रहा है, तो कम वाष्प युक्त बादल बन रहे हैं और ये बादल ऊर्ध्वागति में वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और भारत जो है, भारत का जो हिस्सा है कोंकण भाग जो है उसके आगे सह्याद्री पर्वत है और ऊंचाई पर जाते जाते ये जो वाष्पीकरण की क्षमता में वृद्धि आ जाती है, वाष्पीकरण की क्षमता में जब वृद्धि आ जाती है तो वहां पर वो बादलों का रूप लेकर बरसने लगते हैं। इसीलिए पर्वतों के क्षेत्र में, इसके पहले अभी मैंने वर्षा का आपको प्रतिरोधी वर्षा का चित्र दिखाया था पहाड़ के पास का, कि वहां पर अधिक वर्षा होती है। देखो पहाड़ों के पास अधिक वर्षा हो रही है। अब ये वर्षा जब बादल आगे की तरफ बढ़ते तो इनकी क्षमता तो अब कम हो जाएगी, तो ऊंचाई भी कम हो जाएगी, नीचे की तरफ आते हैं तो वाष्पीकरण क्षमता कम हो जाती है, तो यहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है। तो महाराष्ट्र के जो पठार वाले हिस्से हैं वहां पर बारिश कम होती है, तो इसीलिए ही महाराष्ट्र के जो पठार वाले हिस्से होते हैं वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कम वाष्पयुक्त बादल होते हैं। इसे कम वाष्पयुक्त बादल है इसलिए यहाँ पर बारिश कम हमको दिखाई देती है। आगे हम देखेंगे कि जब तापमान कम होते जाता है, वाष्प धारण की क्षमता, जब गर्मी कम हो जाएगी तो वाष्प की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वाष्पीकरण क्षमता जब बढ़ जाती है यहाँ पर और तापमान कम हो जाता है तो यहाँ पर बादल उपरोक्त जल कण के रूप में फिर से निचले प्रदेश में बरसने लगते हैं। यहाँ पर वर्षा में वृद्धि होने लगती है, तो इसलिए महाराष्ट्र के पूर्व की तरफ अधिक बारिश होती है और पठार की तरफ कम बारिश, और पर्वत सह्याद्री पर्वत के पास अधिक बारिश होती है। और ये सब किस लिए होता है, ये अरब सागर के सघनी भवन यहाँ पर वाष्प जो बादल है उसके कारण होता है। तो ये जो चित्र है हमारा पूरा महाराष्ट्र का है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की बारिश होती है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगला हम तीसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चा वो हम पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमारा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात तो हम बचपन से देखते हैं, जब हम बचपन में भी खेलते थे तो हमको हवा गोल 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 करती हुई दिखाई देती थी और ऐसा होता था कि खेलते वक्त भी हम ऐसे देखते थे कि हवा गोल गोल है, बह रही है, तो जो कचरा अचरा है, पत्तियां भी हैं, वो सब गोल गोल हवा के रूप में घूमते थे। तो हम बच्चे थे तो वो भी घूमते थे, तो हमको उस समय तो समझ नहीं आता था, खाली इतना मालूम होता कि हवा गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो अब जब जैसे जैसे हमको समझ में आता है कि इसको हम चक्रवात कहते हैं, मतलब हवा की जो गति होती है वो चक्र के रूप में होती है। ठीक है, तो इसमें चक्रवातीय वर्षा किस प्रकार होती है उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम चित्र देखेंगे बच्चा, समझाएंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हवा की जो गति है वो दबाव जो होता है वो दोनों तरफ से आता है। अन्य दोनों तरफ से आने के कारण जो हवा का जो दबाव वो बढ़ जाता है और हवा यहाँ पर जब तेज गति से आती है तो वो घूमने लगती है, घूमते घूमते वो बीच में एक सेंटर पॉइंट केंद्र बनाती है, केंद्र बनाकर हवा ऊपर की ओर जाती है, सघन भवन हो जाता है, ऊपर की ओर जाती है और वहां पर जलचर का रूप लेकर पानी बरसता है। जब पानी जो बरसता है चक्रवातीय वर्षा में बहुत तेज हवा होती है और दूसरा कि ये बहुत
अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसमें दोनों ही पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि इसमें हवा भी बहुत तेज होती है और इसमें वर्षा भी बहुत होती है। अभी चक्रवाती का तात्पर्य क्या है? ठीक है, ये तो हमने अपने बचपन की बात बताई थी कि चक्रवात का जो तात्पर्य है वो किसी भी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें एक विशिष्ट रचना तैयार करते हैं। विशिष्ट रचना तैयार करना मतलब वो एक ऐसा हो जाता है कि पूरे हवा का जो दबाव है चारों ओर बढ़ते जाता है और वो एक चक्र का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और इससे ही चक्र का जब रूप ले लेते हैं इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगी, चक्रवात का तात्पर्य किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास की अपेक्षा कम होकर आसपास की अपेक्षा के जो दबाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कैसा है, हवा का दबाव कम होने के कारण वो आसपास की जो हवा है एक विशिष्ट रचना तैयार कर लेती है, और एक विशिष्ट रचना जब हवा तैयार करती है तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के केंद्र के आसपास के प्रदेश हवा चक्राकार पद्धति से आने लगती है, मतलब वहां हवा खूब तेज गति से घूमने लगती है और केंद्र के भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर जाने, जब हवा में बहुत तेज गति आ जाती है बच्चा तो हवा कैसी होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर उठने पर वो ऊंचाई पर जाती है और जिस तरह हवा ऊंचाई ऊंचाई पर जाने लगती है तो उसका तापमान कम हो जाता है। जब हवा का तापमान कम हो जाता है तो सघनीभवन होता है, सघनीभवन होगा तो वाष्पीकरण का सघनीभवन होने से क्या होता है, वो वर्षा का रूप लेती है। तो जिन प्रदेशों में चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहां वर्षा अधिक होती है। देखो हवा एक और ठहरती नहीं है, हवा हमेशा उड़ती ही रहती है। तो अभी भी इसका उदाहरण आपको मई जून में आपको देखने को मिला होगा आपकी मुंबई में, हाँ, जो ताकुते तूफान आया था, हमारे यहाँ साइक्लोन आया था, वो चक्रवाती ताकुते उसी के अंतर्गत आता है। और ये हमारे अरब सागर से उठती हुई हवाओं के कारण हुआ था और ये महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। और ये समुद्री कारण होता है कि हवा तेज गति से आती है और वो अपने एक विशिष्ट रचना तैयार करती है और यहाँ बहुत तेज गति से हवा चलती है, कई किलोमीटर के हिसाब से हवा चलती है और ये बारिश भी बहुत तेज गति से होती है। तो हवा और बारिश दोनों बहुत होते हैं, इसमें जान माल का नुकसान भी बहुत होता है। ठीक है, और एक निश्चित अवस्था में हमारे भारत में एक निश्चित अवस्था में चक्रवात आता है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरा अरब सागर की तरफ से हवा की जो गति बढ़ती जाती है वो आता है। और ये मई जून और अक्टूबर नवंबर ये 2 महीनों के बीच में चक्रवाती वर्षा अधिक होती है लगभग। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ मई जून में देखिए हमारे यहाँ वो ताकुते तूफान आया था, बहुत नुकसान भी हुआ था उस वर्षा के कारण और बहुत तेज हवाएं भी चली थी। चक्रवात वर्षा अधिकतर समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, मतलब बहुत अधिक क्षेत्र में ये वर्षा होती है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंध जहाँ गर्म अधिक होती है वहां कटिबंध अवस्था में चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर होती है, लेकिन जहाँ होती है वो तूफानी रूप लेती है, मतलब तूफान मतलब हवा बहुत तेज होती है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चा हम प्रतिरोधी वर्षा की प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार में अधिक क्षेत्रों में होती है, वहीं आरोही वर्षा प्रादेशिक रूप से विश्व तृतीय में प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा अधिक निश्चितता होती है। उसकी तुलना में प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता कम होती है। ठीक है, यहाँ हमको मालूम है कि यहाँ पर पहाड़ों के कारण प्रतिरोधी वर्षा होगी और चक्रवात के कारण हवा का दबाव बढ़ेगा तो चक्रवाती तूफान आएंगे, तब वर्षा होती है। इसलिए इस प्रकार के वर्षा को हम, जब चक्रवाती वर्षा होती है तो इस प्रकार की वर्षा के कारण अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत तेज बारिश, बहुत जितना हम सोचते हैं उससे भी तेज बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ का रूप भी ले लेती है। ठीक है, और कभी कभी इतना पानी बरसने के बाद में हमें पानी मिलता ही नहीं, तो अकाल जैसी आपदाओं का भी हमको सामना करना पड़ता है। जैसे एक तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो दूसरी तरफ पानी का दबाव कम पड़ जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो बारिश होगी ही नहीं। तो ये जो है एक बार बहुत अधिक वृष्टि का रूप धारण कर लेते हैं और कई जगह बाढ़ का
रूप आ जाता है। तो कहीं कहीं कभी कभी अकाल जैसी आपदाएं भी आ जाती हैं। यहाँ पर आपको चक्रवाती तूफान का चित्र मैंने समझाया था। हवा का दबाव ऊपर की तरफ जा रहा है, फैलते जा रहा है और बहुत अधिक तेज बारिश हो रही है। तो हमने अभी बच्चा पढ़ा, यहाँ पर तीनों प्रकार की वर्षाओं की चर्चा हमने कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला अभिसरण वर्षा, दूसरा था हमारा प्रतिरोधी वर्षा, तीसरा था हमारा चक्रवातीय वर्षा। अभी यहाँ पर आपको एक पूरी दुनिया का चित्र दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है बच्चा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है कि जो विषुववृत्तीय है, जो बीच वाली विषुववृत्तीय रेखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, ये विषुववृत्तीय रेखाएं जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डार्क रंग के जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अधिक बारिश होती है। देखिए मोर देन 100 दिया है, मोर देन 100 दिया। तो जहाँ यहाँ पर मोर देन 1000 दिया गया है, वहां पर मतलब 1000 मिलीलीटर से भी ज्यादा बारिश हो रही है। आकृति में आपको समझ में आएगा। देखिए आकृति, यहाँ पर आकृति के अनुसार आपको देखें 500 से कम, अगली है 500 से 1000 के भीतर, और उसके बाद है 1000 से अधिक। तो यहाँ पर आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि जो विषुववृत्त के पास हमको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर वर्षा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो जगह है जो ध्रुवीय तरीकों पर है, जो ध्रुवीय देशों के पास है, वहाँ पर कम लेस देन 500 मतलब उनसे 500 से कम मिलीलीटर की वर्षा होती है। और भारत के यहाँ पे, ये भारत का हमारा चित्र है, तो यहाँ पर हर प्रकार की वर्षा का चित्र का वर्णन किया गया है। ये जो है यहाँ पर मोर देन 1000 मिलीलीटर की वर्षा हो रही है, फिर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पूरा जो आकृति है ये हमारे भारत का है। ऊपर की ओर बताया गया है कि एशिया की तरफ में वहाँ कम बारिश का क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि संसार का जो वैश्विक वितरण है, बारिश का जो वैश्विक वितरण है वो असमान है। मतलब देखो, आप कहीं भी ये देखकर नहीं बता सकते हैं पूरे विश्व में कि कहाँ बारिश बहुत अधिक है, कहाँ बारिश बहुत कम है। कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज्यादा, और कहीं मिनिमम पर है। ठीक है, तो ये यहाँ का हिस्सा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये असमान वितरण हमको दिखाई देता है। विषुववृत्त और मानसूनी वर्षा के प्रदेशों में अधिक वर्षा पाई जाती है। मोर देन 1000 दिखाया गया है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में आंतरिक भाग में कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भारत के जो आंतरिक भाग है यहाँ पर, वहां पर अंदर की तरफ में कम बारिश होती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखेंगे यहाँ पर अधिक वर्षा, उसके बाद कम वर्षा और एकदम कम वर्षा वाला क्षेत्र दिखाई देता है। तो इस तरह से ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो ये हमारे पृथ्वी का वितरण है कि किस प्रकार पूरे पृथ्वी पर कहाँ अधिक वर्षा, कहाँ कम वर्षा, और उससे भी कम वर्षा का मात्रा दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वर्षा मापक का। ठीक है बच्चा, देखो अभी तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा अपना, यहाँ पर हमने पढ़ा था वर्षा। वर्षा के 3 प्रकार पढ़े थे, आरोही वर्षा, अभिसरण वर्षा, प्रतिरोधी वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर चित्र देखा आरोही वर्षा का। ठीक है, सूर्य का वाष्पीकरण हुआ, बादल ऊपर गए, हाँ ठीक है, फिर उनका सघन हुआ और बादलों का रूप लेके वो जलकण के रूप में पृथ्वी पर आ गए। ठीक है, ये आरोही वर्षा हो गई क्योंकि सूर्य के कारण वाष्पीकरण के द्वारा। फिर अगला था हमारा प्रतिरोधी वर्षा। प्रतिरोधी वर्षा में हमने चर्चा की थी यहाँ पर
कि जो हमारे समुद्र और महासागर में वाष्पीकरण तेज गति से होता है, वो बादलों का रूप लेते हैं, बादलों का रूप लेके वो ऊपर की ओर जाते हैं। जब इनमें बादलों में सघनीभवन हो जाता है जलकण के रूप में और धूलीकरण के रूप में, वहां पर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है। तो पर्वतीय श्रृंखला उनको हवाओं को बहने से रोक लेती हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं। जब उनको हवाओं को रोक लिया जाता है तो यहाँ पर ही यहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। और ये हमारे हिमालय का एक उदाहरण है। ये यहाँ पर प्रतिरोधी वर्षा का उदाहरण है। देखो यहाँ पर आपको यहाँ बर्फ जैसा पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब ये हवा यहाँ पर हल्की हो गई, बारिश होने के बाद, हल्की होने के बाद ये इस तरफ आई, इस तरफ आने के बाद ये कम दबाव वाले, तापमान वाले हिस्से आ गए और यहाँ पर कम वर्षा होती है, क्योंकि इनका दबाव तो पहले ही बह चुका है, बारिश पहले ही हो चुकी है। तो जो यहाँ पर आती है बारिश तो ये कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कम बारिश होती है तो यहाँ पर इतने सघनपन या बंजर जमीन जैसी पाई जाती है, ज्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही बारिश हो चुकी है। तो ये प्रतिरोधी वर्षा का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं आपका जो हमने तीसरा पॉइंट, अच्छा ये महाराष्ट्र का हम आपको चर्चा करके बताए थे कि हमारे महाराष्ट्र में किस प्रकार की बारिश होती है। तो हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अरब समुद्र के किनारे बसा हुआ है और सूर्य की किरणों के कारण वहां पर वाष्पीकरण होता है। कम वाष्प के बादल ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, और बादलों का रूप लेकर वहां पर सह्याद्री कोकण और सह्याद्री पर्वत की तरफ यहाँ बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, देखो सह्याद्री पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो ऊंचाई पर बादलों में जो वाष्पीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊपर चढ़े और बादल बरस जाते हैं। बादल बरसने के बाद जब इनकी क्षमता कम हो जाती है तो न्यूनतम पे आ जाते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ बारिश हो चुकी है तो ये कमजोर पड़ जाते हैं, बादल कम हो जाते हैं और यहाँ पर बारिश कम होती है। तो इसीलिए महाराष्ट्र के पठार में कम बारिश होती है। ठीक है, और यही जो महाराष्ट्र की जगह है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि पहले ही अधिक वर्षा हो चुकी, तो इसलिए ये कौन सा जगह आ गया? वृष्टि छाया प्रदेश। इसके बाद वाला जो जगह आ जाता है, कम बादल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब कम बादल यहाँ है तो कम तापमान के कारण वाष्पीकरण क्षमता कम हो जाती है और जब वाष्पीकरण क्षमता यहाँ पर बढ़ जाए, कम होने के कारण यहाँ पर बादल फिर बरस जाते हैं। तो पूर्वी की ओर निचला प्रदेश होने के कारण यहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है। तो महाराष्ट्र के पूर्व की ओर अधिक वर्षा होती है। तो इसके बाद हम हमारा तीसरा पॉइंट आपको बताए थे, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, चक्रवाती वर्षा में हमने आपको बताया था कि आसपास के प्रदेशों में जो विशिष्ट रचना हवा की होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद वो बहुत तेज गति में घूमने लगती है। जब वो तेज गति में घूमने लगती है तो वो ऊपर की ओर जाती है। जब वो ऊपर की ओर सघन भवन में ऊपर हो जाता है तो वो बादलों का रूप लेकर बढ़ती है। तो चक्रवातीय जो हवा है वो हवा के साथ बरसता है, तो हम उसको, जब हवा के साथ बारिश होती है तो हम उसे तूफान कहते हैं। ठीक है, तो तूफानी बारिश होती है, मतलब हवा भी बहुत तेज गति से रहती है और बारिश भी बहुत तेज गति से। कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि उसकी अतिवृष्टि हो जाती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश हो जाती है और मुंबई का ऐसा माहौल हो जाता है। अभी हमारा देखो ताकुते जो आया था मई जून के महीने में, तो इतनी बारिश हो गई थी कि चारों तरफ जलमग्न ही दिखाई दे रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो ये तीनों प्रकार आपके हमने रिपीट कर दिए बच्चा। और उसके बाद हमने आपको बताया था ये पृथ्वी का वितरणकरण, जो हम बताए थे आपको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, तो आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो वैश्विक वितरण है वो असमान है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पूरी वर्षा के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब वर्षा को कैसे मापा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्षा मापने के लिए एक विशिष्ट उपकरण बनाया जाता है। ठीक है, उपकरण मतलब एक प्रकार का मशीन। अभी आपको चित्र में दिखाते हैं फिर आपको समझाएंगे।
देखो यहाँ पर एक उपकरण आपको दिखाई दे रहा है, बनाया गया है। तो एक चबूतरा मतलब एक समतल भूमि बनाई जाती है जो थोड़ी ऊंची होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चा, चबूतरा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर वहां पर एक बॉटल रखी गई है। ठीक है, बॉटल के भीतर एक कुप्पी लगाई गई है। बॉटल हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, इसलिए उसको चबूतरे से ऊपर चबूतरा बनाकर ऊपर रखा जाता है कि वो हवा से या किसी के से हिले नहीं और वो एकदम समतल भूमि पर हो। ठीक है बच्चे, और एक कुप्पी लगाई जाती है। आप कुप्पी को देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये कुप्पी वाला हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा ये बॉटल का हिस्सा है और बॉटल हिले नहीं इसलिए ये पात्र रखा गया है। ठीक है, और ये चबूतरा है ये जो 30 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है वो ऊंचाई वाला चबूतरा बनाया गया है कि बॉटल हिले नहीं। और ये एक पात्र है जो मापन पात्र है, इसी में पानी मापेंगे हम, लेकिन किस तरह मापा जाता है अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर देखो, वर्षा मापन करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे हम वर्षा मापक कहते हैं। तो जो अभी हमने आकृति आपको दिखाई थी, आपकी किताब में 5.8 पर आकृति है और अब यहाँ पर हमने आपको आकृति दिखाई हुई थी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। वर्षा मापन के लिए एक विशिष्ट व्यास की, आप डायमीटर बोलते हैं ना, विशिष्ट व्यास की एक कुप्पी बिठाई जाती है। इस कुप्पी पर पड़ा हुआ जो पानी है, वर्षा का पानी है, वर्षा मापक में लगाई हुई बोतल में इकट्ठा होता है, मतलब वो कुप्पी से होता हुआ बोतल के अंदर जाता है। इकट्ठे हुए पानी में मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है। फिर बोतल में जो पानी इकट्ठा होता है उसको मापन पात्र में डाला जाता है। ठीक है, फिर उसका मापन किया जाता है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में वर्षा का है जो पानी है वो हर 3 घंटे के बाद मापा जाता है। मतलब जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पर वर्षा हर प्रति 3 घंटे मतलब हर 3 घंटे के बाद मापा जाता है। इस मापन पात्र पर मिलीलीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जमीन पर, खुली जमीन मतलब एकदम खुली जगह पर समतल होना चाहिए, वहां रखा जाता है और समतल चबूतरा बांध कर रखते हैं। इस कारण वर्षा का पानी बिना रुके हुए इकट्ठा होता है। अभी आकृति में आप देखिए बच्चा, एक पीस यहाँ पर एक चबूतरा है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉटल बन रखी गई है, बॉटल में एक कुप्पी लगाई गई है और एक कुप्पी का जो व्यास है, एक विशिष्ट प्रकार के व्यास की कुप्पी लगाई जाती है। जो बारिश का पानी होता है यहाँ से होते हुए इस कुप्पी में आता है, इकट्ठा होते हुए ये इस बॉटल में आ जाता है। जो बॉटल में पानी इकट्ठा होता है वो बॉटल का पानी हम यहाँ पात्र, मापन पात्र में डालते हैं। मापन पात्र से हम यहाँ पर मापते हैं कितने मिलीलीटर वर्षा हुई है। ये मापन पात्र जो रहता है ये मिलीलीटर के हिसाब से होता है। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया बच्चा कि वर्षा को मापने के लिए कैसे किया जाता है। अधिकतर ऐसा होता है कि वर्षा को किस प्रकार मापा जाता है। अभी आप यहाँ देखिए बच्चों, 1 मिलीलीटर वर्षा अर्थात कैसे मापा गया आपसे, देखिए यहाँ पर दिखाई गया है, हाँ 0005 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ से जो मापन मात्रा है वहां पर दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आइए, 1 मिलीलीटर वर्षा अर्थात कितना पानी। भूमि पर होने वाली वर्षा, जो 1 मिलीलीटर वर्षा पानी की परत को न बहने देते हुए, मतलब कुप्पी में जो पानी इकट्ठा किया जाता है जमीन पर सोखने देते हैं, न उसका वाष्पीकरण होने देते हैं, इकट्ठा किया जाता है, तो कितना पानी होगा इसे निम्न उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अगर किसी क्षेत्र में 1 मिलीलीटर वर्षा हुई है तो उसे हम बताएंगे कि उस क्षेत्र में 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर इस बोतल में हमने 1 मिलीलीटर पानी जमा किया और उसको इस मापन पात्र से मापा, ठीक है, तो हम उस एरिया का जो जगह है वहां पर कितनी बारिश हुई है उस वर्ग किलोमीटर, देखो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हम मापेंगे, वहां पर दिखाई गया है बेटा वर्ग किलो क्षेत्र का। ठीक है, तो 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। ठीक है बच्चा, तो ये मापक मात्रा आपको समझ में आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर ये वर्षा मापने का एक तरीका है। तो आपने अभी यहाँ पर सीखा वृष्टि किसे कहते हैं, वो वृष्टि के 3 प्रकार, और उसके बाद और वृष्टि का वितरण जो हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार है, वो महाराष्ट्र में किस प्रकार है वो। लास्ट पॉइंट हमने सीखा यहाँ पर कि वर्षा को किस प्रकार मापा जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो बच्चे हैंड रेज कीजिए आप लोग। किसी को कुछ पूछना है बच्चा? दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छी से आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, और आपने इतना सहयोग दिया, थैंक यू।